Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce वर्धा। मैं प्रोफेसर हुमैरा काजी आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ मांग के विश्लेषण को लेकर। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने मांग क्या है उसका अर्थ देखा, साथ ही साथ मांग फलन जिसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं उसकी एक इक्वेशन देखी। उस इक्वेशन में हमने बहुत सारे घटकों को लिया है, लेकिन आज पुनः हम उन घटकों को दोबारा देखने वाले हैं जिसको और विस्तार से हम देखेंगे। पहला है, इसमें है हमें देखना है मांग को निर्धारित करने वाले घटक। बेसिकली जो मांग है, डिमांड है, उसको कौन से फैक्टर्स है, कौन से घटक है जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला उसमें है वस्तु की कीमत। देखते हैं हम, जब ये देखा जाता है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की कीमत के आधार पर ही हम उसकी मांग करते हैं। यदि कीमत के आधार पर उसकी मांग करते हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि भाई हमारी पेइंग कैपेसिटी क्या है, हमारी खर्च करने की क्षमता कितनी है, हमारे पॉकेट में कितने पैसे हैं, ठीक है। उसके साथ ही हम उस वस्तु की मांग करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि एक गरीब व्यक्ति है और वो कार चाहता है, कार उसकी मांग है, तो वो उसकी मांग नहीं हो सकती क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो कार को क्रय कर सके। तो मुख्य रूप से बात यदि करती है तो वो यही है कि भाई आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है किसी चीज़ को लेकर, तब जाकर उस वस्तु की जो इच्छा है उसकी उस वस्तु को लेकर जो हमारी आवश्यकता होती है तब वो मांग में परिवर्तित होती है। तो मांग में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है वस्तु की कीमत, और इसी के आधार पर मुख्य रूप से मांग का सिद्धांत भी है। मांग का सिद्धांत क्या कहता है? मांग का सिद्धांत यही कहता है कि जब वस्तु के मूल्य अधिक होते हैं तो उसकी कम मांग की जाती है, और जब उसी वस्तु के दाम कम हो तो हम उसकी ज़्यादा डिमांड करते हैं, उसकी ज़्यादा मांग करते हैं। ये मांग का सिद्धांत है। तो ये जो मांग का सिद्धांत है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित है? वो मुख्य रूप से आधारित है वस्तु की कीमत पर। तो किसी भी वस्तु की मांग के लिए उस वस्तु की कीमत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, उस वस्तु की कीमत जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है। दूसरा है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंधित वस्तुएं, देखिए दो प्रकार की संबंधित वस्तुएं होती है। एक है आपका स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा है पूरक वस्तुएं, ठीक है, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं। स्थानापन्न वस्तुएं क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? एक वस्तु का यदि हम क्रय करने के लिए जा रहे हैं और वो उपलब्ध नहीं है तो उसकी दूसरी जो चीज़ है और दूसरी ही वैसे ही कोई चीज़ है तो वो उसकी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। टेक एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, हम साबुन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। लक्स साबुन है, लक्स साबुन यदि उपलब्ध नहीं है तो हम कोई दूसरे ब्रांड का भी साबुन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लक्स नहीं है तो गोदरेज नंबर 1 को कर। तो बेसिकली ये दोनों चीज़ें जो है ये क्या है, एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है। अगर ये वस्तु अवेलेबल नहीं है तो दूसरी वस्तु आप खरीद सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं चाय और कॉफ़ी, ये भी एक स्थानापन्न वस्तु है, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यही देखते हैं कि यदि स्थानापन्न वस्तुओं में किसी एक्स कमोडिटी की प्राइस में, उसके मूल्यों में यदि वृद्धि होती है तो ग्राहक जो है वो वाई कमोडिटी की तरफ क्या होता है, आकर्षित होता है, ठीक है। वो जो है एक्स कमोडिटी परचेस करने की बजाय किस वस्तु को खरीदेगा, वाई को खरीदेगा, ठीक है। जैसे हम कॉफ़ी और चाय का एग्जाम्पल लें तो अगर कॉफ़ी के दाम ज़्यादा हो रहे हैं तो ग्राहक अपने आप को किसकी तरफ डाइवर्ट करेगा, चाय की तरफ डाइवर्ट करेगा, और उसकी मांग, चाय की मांग क्या होंगी, ज़्यादा। तो ये हो गया स्थानापन्न वस्तुएं। दूसरी वस्तुएं होती हैं जो पूरक वस्तुएं होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं, कि एक के साथ दूसरी चीज़ क्या है, आवश्यक है। तो ये पूरक वस्तुएं में अगर आप एक कमोडिटी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ दूसरी चीज़ को भी क्रय करना आवश्यक हो जाता है। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज़। वेस्टर्न कंट्रीज़ की एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पर हम ब्रेड की बात कर रहे हैं और ब्रेड पर लगाने वाले का बटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रेड के अगर दाम बढ़ रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है हम किस पर देखेंगे, बटर के मूल्यों पर भी, बटर की डिमांड पर भी देखेंगे।
तो ये चीज़ हो गया पूरक वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, साथ ही साथ पूरक वस्तुएं। अब हम आते हैं उपभोक्ता की आय पर। उपभोक्ता की आय एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। उपभोक्ता की आय जो है उसका इफेक्ट कैसा पड़ता है, किस चीज़ से पड़ता है? देखिए, उसका अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस पॉजिटिव है, इट मीन्स उसमें वृद्धि हो रही है, तो उस वृद्धि के कारण बेसिकली ये जो 3 प्रकार की वस्तुएं हैं उस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला है उसमें अनिवार्य वस्तुएं, दूसरा है निष्कृष्ट वस्तुएं जिसे हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं, और तीसरा है विलासिता की वस्तुएं जिसे हम लग्जूरियस गुड्स कहते हैं। जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि उपभोक्ता की आय में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने के कारण बेसिकली ये जो अनिवार्य वस्तुएं हैं, नेसेसिटीज की जो गुड्स है उसके मांग में एक हद तक कर ही बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। उससे अधिक अगर उसकी आय जो है, एक उपभोक्ता की आय जो है वो बढ़ गई है, तो एक लिमिट के बाद ये नेसेसिटीज जो गुड्स होती हैं उसके डिमांड में वृद्धि नहीं होती। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द नेसेसिटीज़ की गुड्स में आप एग्जाम्पल ले लीजिए अनाज का, ठीक है, गेहूँ और चावल का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। यदि एक व्यक्ति है उसकी आय जो है बढ़ गई है, तो वो जो एक रेगुलर क्वांटिटी गेहूँ की या चावल की खरीदता था वो बहुत ज़्यादा नहीं खरीदने वाला। हाँ, ये होगा कि उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली नहीं है। तो बेसिकली जो नेसेसिटीज़ की गुड्स होती हैं, जो अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, उन अनिवार्य वस्तुओं पर उपभोक्ता की आय की वजह से बहुत ज़्यादा मांग में परिवर्तन नहीं होता है। मांग में परिवर्तन होगा लेकिन एक सीमित दिशा में ही होगा, बहुत ज़्यादा उसमें होने वाला परिवर्तन नहीं है। दूसरा है निष्कृष्ट वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स। देखिए, इंफीरियर गुड्स जो है बेसिकली ऐसी वस्तुएं हैं जो कि क्वालिटी में थोड़ा सा कम होती है, क्वालिटी में कम होती है, और इसको क्रय करने वाले कौन है, लोग हैं। इसको क्रय करने वाला एक ऐसा वर्ग है, समाज का ऐसा वर्ग है जिनकी आय जो है वो क्या है, कम है। अब आय जिसकी कम है वो बेसिकली ऐसी ही चीज़ें खरीदते हैं। अब पहले के ज़माने की बात कर लीजिए, उसमें हम देखते थे कि जो ज्वार है, बाजरा है, ये ऐसे सिरिल्स माने जाते थे, इंफीरियर क्वालिटी के सिरिल्स माने जाते थे, और गेहूँ जो है एक अच्छी सुपीरियर क्वालिटी का सिरिल्स माना जाता है, अनाज माना जाता है, ठीक है। आज के ज़माने की बात करें, अभी प्रेजेंट की सिचुएशन की बात करें, तो ये जो ज्वार और बाजरा जो है वो उसी रेट्स में गेहूँ के रेट्स में, और बल्कि उससे ज़्यादा की रेट्स में आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को इन ज्वार और बाजरा की जो बेनिफिट्स है वो ज़्यादा पता चले हैं, ठीक है। और पता चलने की वजह से उसका यूज़ जो है, उसके दाम में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और बेसिकली एक चीज़ ये भी लें हम कि उनका जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है वो कम हुआ है, उसकी वजह से भी उस पर प्राइस में इफेक्ट पड़ा है। तो अभी हम इसमें निष्कृष्ट वस्तुओं में यदि हम इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिरिल्स की बात करते हैं, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ सिरिल्स मतलब कि ज्वार है, बाजरा है, ऐसे सिरिल्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अगर उस कम आय वाला व्यक्ति जो है उसकी आय में वृद्धि होती है, तो वो अपने आप को कहाँ पर शिफ्ट करेगा, वो अपने आप को ये जो अनाज है इसकी बजाय गेहूं की तरफ क्या करने वाला है, शिफ्ट करने वाला है, ठीक है। तो सो डैट कि उसकी जो मांग है उस मांग में क्या आएगा, चेंजेस आएगा, परिवर्तन आएगा। लेकिन परिवर्तन किन वस्तुओं के लिए आएगा, ऐसी चीज़ें जो कि अच्छी क्वालिटी की होती है। तो उपभोक्ता की आय जो है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से अनिवार्य वस्तुओं की मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, वो एक हद तक कर ही रहती है। निष्कृष्ट वस्तुओं की जो मांग है उसमें फर्क आएगा, उसकी मांग की बजाय जो है वो दूसरी अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं की तरफ मांग डाइवर्ट हो जाएगी। मतलब ये जो निष्कृष्ट वस्तुएं हैं इसकी मांग में क्या आएंगी, कमी आएंगी, यदि उपभोक्ता की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसी प्रकार से जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं, लग्जरीज ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अगर उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उसका इफेक्ट लग्जरीज ऑफ लाइफ पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। जब हमारे पास हमारी आय कम होती है तो हम अपनी बहुत सारी इच्छाओं को दबा कर रखते हैं, लेकिन जब हमारी इनकम बढ़ती है
तो हम जो है अपनी डिमांड्स जो है, अपनी मांग जो है वो विलासिता वस्तुओं की तरफ डाइवर्ट करते हैं। हम अभी तक जो चीज़ नहीं खरीद रहे थे हम उस चीज़ों को भी खरीदते हैं। टेक द एग्जाम्पल, आज का सिनेरियो यदि हम देखते हैं और उस सिनेरियो में जब मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन कैसा है, एक अनिवार्य वस्तु हो चुकी है। आपकी इनकम कम है तो आप जो है एक सादा सा मोबाइल फ़ोन लेंगे, ठीक है, जो कि सिर्फ आप सिंपल एक मोबाइल फ़ोन है जिसमें आपका एसएमएस आते हैं या फिर आपका कॉल्स इनकमिंग्स और आउटगोइंग्स होती है। लेकिन जब आपकी इनकम में थोड़ी वृद्धि होगी तो आप एक स्मार्टफोन की तरफ क्या हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। वो स्मार्टफोन में हो सकता है कि जो फीचर्स है वो बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन स्मार्टफोन तो वो होगा। और अगर आपकी आय में और वृद्धि हो गई तो आप जो है वही स्मार्टफोन खरीदेंगे, लेकिन कौन सा खरीदेंगे, जिसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। फीचर्स क्या है, उसका कैमरा की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसका स्क्रीन भी जो है बड़ा है। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी डिमांड को मोर लग्जरीज की तरफ क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी आय में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। लेकिन यदि हम कुछ कंजूस की बात करें तो उन पर उसका किसी को प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बेसिकली हर कोई कंजूस नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि भाई हमारी आय में वृद्धि हुई है तो हम लग्जरीज की तरफ क्या हो, डाइवर्ट हो। तो बेसिकली उपभोक्ता की जब आय में वृद्धि होती है तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, लेकिन एक सीमा तक कर ही होगी, उस सीमा से ज़्यादा नहीं होगी। निष्कृष्ट वस्तुएं जो है, इंफीरियर गुड्स जो है, वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होंगी, कम होंगी, उनकी मांग जो है कम होंगी। और जो विलासिता की वस्तुएं हैं, लग्जरीज ऑफ लाइफ है, उनकी मांग में क्या होंगी, वृद्धि आएंगी। तो ये हो गया आपका उपभोक्ता की आय। तो वस्तु की कीमत, साथ ही साथ संबंधित वस्तुओं की कीमतें और उपभोक्ता की आय। अब हम देखते हैं जो दूसरे घटक है, उसमें है उपभोक्ता की रुचि। उपभोक्ता की रुचि, जो इंटरेस्ट है और जो आपका टेस्ट है, बेसिकली उसमें परिवर्तन आता है। या फिर फैशन की भी हम बात करते हैं, फैशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें यदि परिवर्तन आता है तो मूल्यों के अधिक होने पर भी मांग में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्योंकि भाई आपको आज का हम जो ज़माने की बात कर रहे हैं, हम जो है अपने आप को ज़माने के हिसाब से लेकर चलते हैं, ठीक है। और ज़माने के हिसाब से लेकर चलने के लिए जो ट्रेंड में चीज़ है, भलाई से वो थोड़ी महंगी भी हो, लेकिन हम उसकी मांग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। और दूसरी चीज़ जो आउट ऑफ ट्रेंड हो गई है, उन वस्तुओं की मांग हम कम करते हैं, ठीक है। तो उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन, ठीक है, जिसमें हम टेस्ट, फैशन को भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसी प्रकार से ऋतु में होने वाला परिवर्तन, जो सीज़न होते हैं, जो मौसम होते हैं, वो मौसम में यदि चेंजेस आए तो उसका इफेक्ट उनकी ऐसी वस्तुओं की मांग पर भी पड़ता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में आपको स्वेटर की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्वेटर की डिमांड क्या होगी, ठंडी के मौसम में अधिक होगी। लेकिन ठंडी से गर्मी का सीज़न शुरू हो रहा है, ठीक है, तो उस वक्त इन स्वेटर्स के दाम कम भी हो तब भी हम स्वेटर की डिमांड नहीं करते, स्वेटर की डिमांड नहीं करते। उसी प्रकार से बारिश के सीज़न में आप जो है रेनकोट की डिमांड करेंगे, अम्ब्रेला की डिमांड करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड अंडर दैट सिचुएशन और अंडर दैट कंडीशंस। तो ऋतु में होने वाला परिवर्तन, उसका भी इफेक्ट मांग पर पड़ता है। साथ ही साथ जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या जो है, जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का जो क्वांटिटी है, यदि उसमें चेंजेस आ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन वस्तुओं को के लिए जो है मांग तो करेंगे। जो नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ है उसकी तो बेसिकली मांग जो है चेंज होने ही वाली है। 10 लोग हैं, 10 लोग डिमांड करेंगे, लेकिन वहीं पर यदि एक जगह पर 100 लोग हैं तो 100 लोग उस वस्तु की डिमांड करेंगे। 100 नहीं, लेकिन 80 से 90 तो कहीं ना कहीं डिमांड करने ही वाले हैं। तो जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण मांग में भी क्या होती है, वृद्धि होती है।
और जनसंख्या में यदि कमी आ रही है, बहुत से लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं, कहीं पर वॉर छिड़ गई है और वॉर की वजह से जो है वहाँ के लोग जो है कहीं दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं या दूसरी जगह पर पलायन कर रहे हैं, तो बेसिकली उस एरिया में जो जनसंख्या है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो मांग में भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, मांग में ही परिवर्तन आएगा, मांग कम होगी क्योंकि जनसंख्या वहाँ की क्या हो गई है, कम हो गई है। नेक्स्ट है जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन। जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन, जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है उसमें यदि परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव मांग पर भी पड़ेगा। अब ये कैसा आप देख सकते हैं, देखिए एक एरिया है, उस एरिया में यूथ है, ठीक है, और वो यूथ जो है बहुत सारी चीज़ों को डिमांड करता है। आज का जो जवान है, आज का जो नौजवान व्यक्ति है, वो नौजवान व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को डिमांड करता है। भारत जो है दुनिया भर के देशों के लिए जो है भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। क्यों मार्केट है? क्योंकि यहाँ पर जो यूथ है, यूथ भी बहुत ज़्यादा है, उनकी संख्या बहुत अधिक है। तो ये यूथ जो है वो बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करता है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति ओल्ड हो जाता है तो उसकी जो मांग है वो मांग में भी उसका परिवर्तन आता है, ठीक है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी मांग भी नॉर्मली कम रहती है। उसकी मांग बेसिकली छोटे बच्चे की किस तक, कहाँ तक रहेंगी, उसकी मांग रहेंगी चॉकलेट्स को लेकर, बिस्किट्स को लेकर, बेबी प्रोडक्ट्स जो आते हैं उनको लेकर, पेन पेंसिल को लेकर। वहीं पर एक ओल्ड व्यक्ति है, 50 क्रॉस कर लिया तो फिर उसे मेडिसिन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, उसका बीपी बढ़ता है, साथ ही साथ उसे शुगर का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उनकी डिमांड बेसिकली उस चीज़ की तरफ ज़्यादा होती है। और जो बेसिकली जो दूसरे कॉस्मेटिक्स है, सोप है, कॉस्मेटिक्स है, और बेसिकली दूसरी जो फैशन की चीज़ें हैं उसकी डिमांड करने वाला बेसिकली जो वर्ग है वो क्या है, यूथ है। तो यदि हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो कंपोजिशन है उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस की वजह से मांग में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। अभी किस प्रकार के चेंजेस होंगे, देखिए हम देखते हैं कि एक एरिया है, वहाँ पर बहुत सारी यूथ जो है वो जो है भर्ती हो गई फौज में, ठीक है। अब फौज में भर्ती हो गई तो वहाँ पर वो जो यूथ थे, जो जेंट्स थे, उनकी जो XYZ कमोडिटीज़ की डिमांड्स थी वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर वो अब डिमांड करने वाले वो लोग नहीं हैं। तो बेसिकली जनसंख्या की जो संरचना होती है उन संरचना में यदि परिवर्तन आता है तो मांग पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय धन का वितरण, राष्ट्रीय धन का वितरण, नेशनल इनकम जो है, उस नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन में यदि चेंजेस हो रहे हैं तो उसका इफेक्ट भी मांग पर पड़ेगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस कैसे हो रहे हैं, यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भाई हम ज़्यादा टैक्स लगाए किस पर, अमीर वर्ग पर, ठीक है, और वो चीज़ जो है डाइवर्ट करे कहाँ पर, गरीबों की तरफ, ठीक है, बाय द पब्लिक वर्क्स के प्रोग्राम्स के माध्यम से। तो बेसिकली जो धन का ट्रांसफ़र है, जो मनी का बेसिकली जो धन का ट्रांसफ़र है वो कहाँ से होगा, अमीर वर्ग से गरीब वर्ग की तरफ जाएगा, और ये गरीब वर्ग के पास में जब पैसा आएगा तो उनकी जो मांग है, वस्तुओं की जो मांग है उसमें भी क्या आएंगी, वृद्धि आएंगी, क्योंकि अमीर वर्ग एक सीमित वर्ग है, ठीक है, एक सीमित क्वांटिटी में अवेलेबल है। लेकिन जो गरीब वर्ग है, ख़ासतौर पर जो हम डेवलपिंग देशों की बात करते हैं, ठीक है, विकासशील देशों की बात करते हैं, वहाँ पर गरीब वर्ग ज़्यादा है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा होता है। मिडिल क्लास को हम गरीब वर्ग नहीं बोलेंगे, ठीक है, लोअर मिडिल क्लास जो है वो गरीब वर्ग में आ रहा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जब उनकी तरफ पैसा आ रहा है, धन का ट्रांसफ़र हो रहा है, वितरण हो रहा है बेसिकली, तो क्या होगा, उनकी जो वस्तु की डिमांड्स हैं वो क्या होंगी, बढ़ेंगी। देखिए आप उपभोक्ता की आय की तरफ इसमें आ जाइए, यदि उपभोक्ता की इनकम बढ़ रही है तो उसकी मांग में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। अनिवार्य वस्तुओं की मांग तो एक हद तक करेंगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स है उसकी मांग कम हो जाएगी, और यही विलासिता की वस्तुओं की तरफ मांग जो है ज़्यादा बढ़ेगी। तो राष्ट्रीय धन का वितरण, उसी प्रकार से व्यापार चक्र की अवस्था। व्यापार चक्र की अवस्था मंदी है और तेज़ी है। तेज़ी में वस्तुओं के दाम ज़्यादा होने के बाद भी
उन वस्तुओं की मांग क्या रहेंगी, ज़्यादा, क्योंकि लोगों के पास जो है एक सेंटिमेंट्स है, ज़्यादा पैसा है। तेज़ी कब आती है बाज़ार में? तेज़ी कब आती है बाज़ार में? तेज़ी आती है बेसिकली पैसे की सप्लाई ज़्यादा होने के कारण, रोज़गार में वृद्धि होने के कारण, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, रोज़गार में वृद्धि हो रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो देखने में ये होगा कि मार्केट में तेज़ी आएगी, ठीक है, तेज़ी है और तेज़ी के कारण लोग ये इफ़ेक्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो लोगों के पास जब पैसा है तो वो मांग अधिक करेंगे, ठीक है। तो मंदी में उसके जस्ट अपोजिट आप देखोगे, वस्तुओं की मांग क्या होंगी, कम होंगी। पैसा नहीं है तो मांग पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन जब हम व्यापार चक्र में तेज़ी की बात करते हैं तो उस समय हम देखते हैं कि वस्तुओं की मांग क्या होती है, अधिक, हालांकि मूल्यों में क्या हो रही है, वृद्धि। उसके बाद है बचत करने की प्रवृत्ति में वृद्धि। अगर लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उनके पास जो उपभोग करने के लिए जो इनकम है, कंजम्पशन की जो एक्सपेंडिचर्स है, वो क्या हो जाएंगे, कम होंगे। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जब सेव करते हैं तो कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कम, और कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर्स कम हो रहे हैं तो डिफरेंट वस्तुएं जो होती हैं, अलग अलग जो वस्तुएं होती हैं, उनकी मांग पर उसका इफेक्ट पड़ेगा और मांग जो है वो कम होगी। तो बेसिकली बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है। अगर प्रवृत्ति बढ़ रही है, मांग सेविंग करने की जो है प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है, और उसका इफेक्ट जो है मांग पर पड़ेगा, मांग क्या होंगी, कम होगी। और यदि यही लोगों में सेंटिमेंट्स है कि भाई बचत अपने को करना नहीं है, कम बचत करेंगे, तो लोगों के पास जो कंजम्पशन करने के एक्सपेंडिचर्स है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। और कंजम्पशन करने का जो एक्सपेंडिचर्स बढ़ेगा तो मांग में भी क्या आएंगी, वृद्धि आएगी। तो बचत करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन, साथ ही साथ संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन। देखिए, कार और कार में लगने वाला पेट्रोल, ये दोनों जो है बेसिकली संयुक्त वस्तुएं हैं, ठीक है, एक के साथ दूसरी चीज़ जो है ज़रूरी है। तो अगर आप देखते हैं कि कार की मांग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो बेसिकली उसका इफ़ेक्ट आपको जो है पेट्रोल और डीजल की मांग पर भी दिखेगा। और कार में वृद्धि की वजह से इन चीज़ों की मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ये देखा कि भाई मांग को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, जिसमें है वस्तुओं की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, जिसमें दो प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं, स्थानापन्न वस्तुएं, साथ ही साथ पूरक वस्तुएं। उसी प्रकार से उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय का इफेक्ट जो है तीन चीज़ों पर पड़ेगा। एक है अनिवार्य वस्तुएं, दूसरा है निष्कृष्ट वस्तुएं, साथ ही साथ विलासिता की वस्तुएं, साथ ही साथ उपभोक्ता की रुचि, टेस्ट, फैशन, इंटरेस्ट, सब चीज़ उसमें आप इंक्लूड कर लीजिए। ऋतु में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या की जो संरचना है उसमें होने वाला परिवर्तन, राष्ट्रीय धन का वितरण और व्यापार चक्र की अवस्था, बचत करने की प्रवृत्ति और संयुक्त मांग वाली वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम मांग के प्रकार देखेंगे और साथ ही साथ मांग का जो सिद्धांत है उस पर हम फोकस करेंगे। तो धन्यवाद।